अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम इंट्रोडक्शन है, हमारा लेक्चर नंबर 7 है। और आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो टॉपिक करने जा रहे हैं, रिमेंबर दैट दिस क्वेश्चन has been selected for many times in board exams. It is never to be rejected. हो ही नहीं सकता कि आप चैप्टर 1 की तैयारी करें और इस टॉपिक को छोड़ दें। ये टॉपिक वेरी मस्ट बेटा 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है, और अगर लॉन्ग ना आए तो इसमें से कम भी 6 या 7 शॉर्ट क्वेश्चंस बना देते हैं वो लोग, और एमसीक्यूज अलग हैं। ठीक बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बच्चों, क्वेश्चन है डिस्कस द एडवांसमेंट ऑफ बायोलॉजी इन फूड प्रोडक्शन। बेटा, आपको पता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है, ठीक ठाक दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ गई है। अब उस बढ़ी हुई पॉपुलेशन को फूड भी तो पहुंचना है, हर एक शख्स को फूड पहुंचना है। तो उसके लिए इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि फूड की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एडवांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन में बायोलॉजी का क्या किरदार है, बायोलॉजी का क्या किरदार है। सो डिस्कस द रोल ऑफ बायोलॉजी, discuss the role of biology in food production, discuss the advancement of biology in food production. So let's see what role has been played by biology in producing the food. Point 1. Plant production has been tremendously increased by improving existing varieties. तो प्लांट की प्रोडक्शन को जबरदस्त किस्म से इंक्रीज किया गया है, और हमने एग्जिस्टिंग वैरायटीज को भी इंप्रूव किया है बड़ा जबरदस्त। जो वैरायटीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, हमने उनको ट्रेमेंडसली इंक्रीज किया है और उन्हें इंप्रूव किया है। डेवलपिंग न्यू हाई यील्ड। बेटा, हमने तरक्की दी है किस में? न्यू हाई यील्ड में। यील्ड कहते हैं पुत्र पैदावार को। यील्ड किसे कहते हैं? पैदावार को। हमने पैदावार बढ़ाई है किसकी? नए पौधों की। नए पौधों की पैदावार बढ़ाई है। कैसे पौधे हैं जी? ये पौधे, ये क्रॉप्स डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं। हमने जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके इनको इस किस्म का बनाया है। इनको इस किस्म का हमने इनके सीड्स और इनके जो बच्चे हैं ऑर्गेनिजम्स के, यानी कि हमारे जो फूड कैटल जो है, उनके बच्चों को हमने इस किस्म से हमने उनको उनके अंदर जेनेटिकली इंजीनियर करके या कोई और टेक्निक्स लड़ाकर हमने उनको डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज में तब्दील कर दिया है। अब वो जल्दी से बीमार नहीं होते। हमारे क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स और कैटल वगैरह, वो जल्दी से बीमार ही नहीं होते। सो वी हैव डेवलप्ड न्यू हाई यील्ड of disease resistant varieties of plants and animals which are used as food. सिर्फ बायोलॉजी के बदौलत प्लांट एंड एनिमल ब्रीडर्स, जो कि आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के जरिए इन प्लांट्स और एनिमल ब्रीडर्स ने, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग से मुराद डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाले पेरेंट्स को चुनकर उनकी क्रॉसेस करवाकर उन्होंने न्यू बेटर वैरायटीज बनाई हैं। किस की? वीट की, राइस की, कॉर्न की, चिकन की, काउ एंड शीप, इन सब की उन्होंने आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के जरिए, सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए
सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है कि डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाले माँ और बाप को चुना जाता है और फिर उनकी क्रॉस करवा दी जाती है, और हमारे पास जो बच्चा पैदा होता है वो 50% अपनी मॉम और 50% डैड पैदा होता है, और वो अपने वाइल्ड एंसेस्टर से काफी ज्यादा बेहतर होता है by using the principles of genetics only due to biology, only due to biology। तो दोबारा सुन लेते हैं फर्स्ट 3 पॉइंट्स। प्लांट्स की प्रोडक्शन को ट्रेमेंडसली इंक्रीज किया गया है बाय इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग वैरायटीज, एग्जिस्टिंग वैरायटीज को इंप्रूव किया गया है। न्यू हाई यील्ड ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स which are used as food, उन्हें डेवलप किया गया है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल और सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए हमने न्यू बेटर वैरायटीज बनाई हैं व्हीट, राइस, कॉर्न, चिकन, काउ एंड शीप की। किस किस की? डन बच्चों। So through selective breeding by using the principles of genetics, then poultry breeders developed broilers। इन्होंने ब्रायलर चिकन बनाया है। इन्होंने क्या बनाया है? ब्रायलर चिकन फॉर गेटिंग क्विक एंड चीप। मेरे बच्चों, ब्रायलर चिकन बनाया है। आज हम सब देसी चिकन के बजाय ब्रायलर चिकन खाते हैं हम सब। ये ब्रायलर चिकन बड़ी तेजी से तैयार होता है, जबकि देसी चिकन को बड़े होने में टाइम लगता है। और तो और ब्रायलर चिकन बड़ा चीप, दैट इज सस्ता व्हाइट मीट है, चीप व्हाइट मीट है। चीप से मुराद घटिया नहीं, चीप से मुराद होता है सस्ता। तो आज पता लगा, जब आप लोग किसी के जोक पर कहते हो चीप जोक, तो उसका मतलब होती है सस्ती बात की तुमने। खैर जनाब, दैट वाज आल्सो अ लेम जोक। तो पोल्ट्री ब्रीडर्स डेवलप्ड ब्रायलर्स, poultry breeders developed broilers for getting quick and cheap, that is sasta white meat। पुत्र जी, genes for disease resistance and desirable characters। पुत्र, हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हमने डिजायरेबल कैरेक्टर्स और डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स को आइसोलेट करके उन जीन्स को इंट्रोड्यूस करवाया है इनटू प्लांट। हाउ? बाय यूजिंग टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्लास 10th में पढ़ी थी, जिसमें हमने इंसुलिन जीन को इंट्रोड्यूस करवाया था एक बैक्टीरियल सेल में। तो बेटा, देन दीज ट्रांसजेनिक प्लांट्स, जिन प्लांट्स के अंदर फॉरेन जीन हो, किसी और स्पीशीज की जीन हो, देन दीज ट्रांसजेनिक प्लांट्स को, एक प्लांट को आप तैयार कर लो और जेनेटिक इंजीनियरिंग से फिर उस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को वेजिटेटिवली प्रोपगेट कर लो बाय क्लोनिंग। उसकी क्लोनिंग कराकर उसके ढेर सारे क्या बनवा लो? उसकी कॉपीज तैयार करवा लो। उसकी ढेर सारी क्या करवा लो? कॉपीज। दोबारा सुनो, जीन्स फॉर डिजीज रेजिस्टेंस और डिजायरेबल कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करो किसी भी नॉर्मल प्लांट में by using the techniques of genetic engineering। फिर इस ट्रांसजेनिक यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को, मतलब जीएमओ को, आराम से वेजिटेटिवली प्रोपगेट कर लो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके, फॉर एग्जांपल बाय क्लोनिंग करके उसकी ढेर सारी तादाद बढ़ा लो। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मींस प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। तो उस जीएमओ की, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की, उस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपीज बनवा लो। मतलब एक पर जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली मेहनत करो और बाकी के बच्चे सारे क्लोनिंग से तैयार करवा लो। तो सेल्स बाय एसेक्सुअल मेथड, by using special techniques such as tissue culture technique, etc. Transgenic plants are those which are having a foreign DNA incorporated into their cells। तो इस तरीके से हमने डिजीज रेजिस्टेंट और डिजायरेबल कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिजम्स जबरदस्ती बनाए हैं।
सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के इल्म को इस्तेमाल करके, बायोलॉजी के इल्म को इस्तेमाल करके हमने डिजीज रेजिस्टेंस और डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिजम्स बनाए हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से जीएमओ बनाया, फिर जीएमओ की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करके ढेर सारी उसकी क्लोनिंग करके कॉपीज तैयार कर ली। मेरा बच्चा पॉइंट नंबर 6, प्लांट पैथोजेनिक। हाय 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 बेटा, प्लांट्स में डिजीज कॉज करने वाले फंजाई, पुत्र पैथोजेनिक का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग। पैथोजेनिक का क्या मतलब होता है? डिजीज कॉजिंग। प्लांट्स में डिजीज कॉज करने वाले फंजाई एंड हमारे क्रॉप्स को तबाह करने वाले पेस्ट्स। ये कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं और जंगली जड़ी बूटियां भी हो सकती हैं। तो मेरा बच्चा, फंजाई और पेस्ट हमारे क्रॉप्स को वीक कर देते थे और उनकी पैदावार को घटा देते थे। रिड्यूस द यील्ड, रिड्यूस द यील्ड से मुराद उनकी पैदावार को घटा देते थे। तो मेरा बच्चा है ट्रेडिशनली, ट्रेडिशनली का मतलब ओल्ड मेथड्स। तो बेटा उनको हम ओल्ड मेथड से कंट्रोल भी कर रहे थे। कैसे? फंगस मारने वाले फंजाइसाइड्स छिड़क रहे थे और इंसेक्टिसाइड्स छिड़क रहे थे। तो मेरा बच्चा, अगर ये फंजाई और इंसेक्ट्स हमारे पौधों को खराब करते हैं, हमारे क्रॉप्स को, तो क्रॉप्स को खराब करने वाले कहलाते हैं पेस्ट। तो बेटा पेस्ट को मारा जा रहा था पेस्टिसाइड्स के जरिए, पेस्ट को मारा जा रहा था पेस्टिसाइड्स के जरिए। तो जी हाँ, प्लांट पैथोजेनिक डिजीज कॉजिंग फंजाई और पेस्ट को, जो हमारे प्लांट्स को, हमारे क्रॉप्स को वीक कर रहे थे और रिड्यूस कर रहे थे हमारी पैदावार को, उन्हें ट्रेडिशनली मतलब पुराने तरीकों से कंट्रोल किया जा रहा था। कैसे? बाय यूजिंग फंजाइसाइड्स। साइडल, साइडल मतलब किलिंग, तो फंजाइसाइडल मतलब फंजाई किलिंग एंड इंसेक्टिसाइडल मतलब इंसेक्ट किलिंग। पेस्टिसाइड्स के जरिए इन्हें मारा जाता था। लेकिन बच्चों, इन केमिकल्स का हमें बड़ा नुकसान पहुंचा। यूज ऑफ दिस केमिकल्स कॉज प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमन बीइंग्स। इन केमिकल्स के इस्तेमाल ने ह्यूमन बीइंग्स को डडी प्रॉब्लम में डाल दिया, प्रॉब्लम्स में डाल दिया एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन फैला दी। पढ़ भी चुके हैं इकोलॉजी वाले चैप्टर में क्लास 10th में कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन फैलती है पेस्टिसाइड से, और वाटर पोल्यूशन भी हो जाती है और एयर पोल्यूशन भी। मोर ओवर देयर आर सम इंसेक्ट्स which are becoming resistant to the effect of these chemicals। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो, जिनके ऊपर अब हम दवाई छिड़काते हैं तो वो अपने ऊपर से दवाई झाड़कर मजीद क्रॉप्स को खराब करते हैं। तो अगर आप उन इंसेक्ट से पूछो कि तुम्हें इन इंसेक्टिसाइड से फर्क नहीं पड़ा, वो कहते हैं भाईजान हम लोग रेजिस्टेंट हो चुके हैं, अब तुम्हारे इन केमिकल्स का हम पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। No effect of these chemicals upon us because we have become what? Resistant। We have become what? Resistant। तो फिर मेरा बच्चा, बायोलॉजी की मदद से हमने एक नया तरीका इजाद किया। बेटा वेरी 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 अल मशहूर तरीन शॉर्ट क्वेश्चन, अल्लाह अकबर, ये बोर्ड में मस्त आता होता है बेटा, लाजमी आता होता है कि व्हाट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल और बायोपेस्टिसाइड्स। व्हाट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल और बायोपेस्टिसाइड्स? लो जी, बायोलॉजी की मदद से हमें यह पता लगा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो शिकार करके दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, उन्हें प्रीडेटर्स कहते हैं। तो हमने क्या कर दिया, हमने अपने खेतों में बजाय इसके कि हम इंसेक्ट्स को मारने वाली दवाइयां छिड़कें, हमने इंसेक्ट्स को खाने वाले बड़े जानवर अंदर छोड़ दिए। वो जानवर अंदर घुसे खेतों में, वो खेतों को तो खाते नहीं थे, वो अंदर घुसकर उस इंसेक्ट को या तो पैरासिटाइज कर देंगे या फिर उसको खा लेंगे।
या फिर उसके साथ कंपटीशन करेंगे। तो पता लगा कि these organisms will compete or eat that insect। या तो उसके साथ कंपटीशन करेंगे या उसको खाने नहीं देंगे, वो बेचारा खाने आएगा, उसको पैरासिटाइज कर देंगे, उसको बीमार कर देंगे, उसको खाने नहीं देंगे, उसके पास साथ कॉम्पीट या ईट करेंगे या पैरासिटाइज करके उन इंसेक्ट्स को हमारी फील्ड से, हमारी यील्ड से भगा देंगे, हमारे खेतों से भगा देंगे। तो मेरा बच्चा, कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स, पेस्ट का कंट्रोल करना बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एलिमिनेट कर देता है, खत्म कर देता है ऑल सच केमिकल हैजार्ड्स। तो केमिकल इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फंजाइसाइड से जो केमिकल हैजार्ड्स मचे हुए थे, जो केमिकल हैजार्ड से मुराद जो केमिकल से जो हमें नुकसानात हो रहे थे, उन नुकसानात को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू कंट्रोल दीज पेस्ट्स। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एक लफ्ज इसमें चेंज नहीं करना। बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या होगा कि सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड, हम कुछ ऑर्गेनिजम्स को ही इस्तेमाल करेंगे जो दैट मतलब जो कॉम्पीट करेंगे, जो मुकाबला करेंगे, जो कंपटीशन में उतर आएंगे, या फिर इवन ईट, या फिर उस पेस्ट को खा जाएंगे, या तो उससे कॉम्पीट विद और इवन ईट पेस्ट एंड डिस्ट्रॉय दीज पेस्ट, और इन पेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, खुद से कुछ नहीं करना और किसी और एकेडमी के नोट्स से नहीं पढ़ना। आपकी किताब बेहतरीन नोट्स हैं और ये मैंने किताब ही के पॉइंट्स बनाए हुए हैं। गॉट इट? आपने किताब वाली लैंग्वेज चेंज नहीं करनी मेरा बच्चा। तो पता लगा डेफिनेशन, इन बायोलॉजिकल कंट्रोल some living organisms are used that compete with or even eat pests, जो पेस्ट से मुकाबला करेंगे, compete करेंगे, या फिर इवन उसको खा भी लेंगे, उसको खा भी लेंगे, and destroy these pests, and destroy these pests। For example, बेटा very important example, अल्लाह अकबर, एक एफिड है, एफिड फ्लूइड फीडर होता है बेटा। एफिड एक इंसेक्ट है, ये अटैक करता है वॉलनट ट्रीज पर और वॉलनट ट्रीज को कमजोर कर देता है। अब इस एफिड को कैसे भगाएं कि वो वॉलनट ट्री का पीछा छोड़ दे? तो इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बायोलॉजिकली बाय अ वैस्प। हम उस पर एक वैस्प छोड़ देंगे, वो वैस्प जिसको पंजाबी में पूंड और उर्दू में भेड़ कहते हैं, वो भेड़ उस एफिड को पैरासिटाइज कर देगी बेटा, उसको बीमार करके रख देगी दिस एफिड। और ये एफिड वॉलनट ट्री का पीछा छोड़कर भाग जाएगा। उसको पता लग जाएगा कि मैं उधर खुराक के लिए जाता हूं, मुझे उल्टा भेड़ तंग करती है और मैं बीमार हो जाता हूं। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, an aphid that attacks walnut tree being controlled biologically by a wasp, that is bhed, that parasitizes this aphid। और इवन कुछ बैक्टीरिया भी हम छोड़ देते हैं अपने जानबूझकर खेतों में, वो बैक्टीरिया भी इन इंसेक्ट्स को, इन पेस्ट को बीमार कर देते हैं। तो बच्चों, जब आप जानदारों को बतौर पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करो तो उन्हें कहेंगे बायोपेस्टिसाइड्स। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको शॉर्ट में आएगा, ठीक? तो ले जनाब, अब हम लोगों ने बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड बायोपेस्टिसाइड्स कर लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं और इससे आगे है जी सिलसिला। ओके जी,
इससे आगे बेटा अल्लाह अकबर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। बेटा पंजाब कॉलेज, उसके बाद कनेड कॉलेज, लाहौर कॉलेज, सारे कॉलेजेस क्या अल मशहूर तरीन शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आईडीएम, व्हाट इज इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, व्हाट इज इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। आपके सामने मेरा बच्चा कोरोना फैला, आपके सामने डेंगू भी फैला था, तो डेंगू को तो शहबाज शरीफ ने फौरन से पहले कंट्रोल कर लिया था। कैसे? आईडीएम करके। व्हाट इज आईडीएम? मेरा बच्चा इफेक्टिव कंट्रोल पा लेना, बाअसर कंट्रोल करना ऑफ अ पर्टिकुलर डिजास्टरस डिजीज, किसी खास तबाहकुन डिजीज का एकदम बाअसर कंट्रोल पा लेना। कैसे? बाय यूजिंग all the common methods to control that disease। तवज्जो है बेटा? तो अब ये अभी मैं रीडिंग बाद में करता हूं, पहले मुझे समझाने दो जरा। पुत्र, all effective methods। तो शहबाज शरीफ ने कहा घरों के छतों पर टायर्स ना पड़े हो, कब्रों के ऊपर दिए ना पड़े हो जिनमें पानी जमा हो रहा हो, मुख्तलिफ जगहों पर खड़े हुए पानी को ड्रेन आउट करो, मच्छर मारो, क्योंकि डेंगू मच्छर मरेगा तो डेंगू खुद ही मर जाएगा। तो बच्चों जितने मेथड्स उसको आते थे, उस बंदे ने ना सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेस की ड्यूटी लगाई, शहबाज शरीफ ने पकड़कर जनाब पूरी अवेयरनेस दे दी पूरे कौम को। कॉलेजेस में, स्कूल्स में पंफलेट्स डेंगू के दिए गए, यहाँ तक कि आपकी इंग्लिश और आपकी बायोलॉजी में डेंगू के क्वेश्चंस, उसके चैप्टर्स को यकीनी बनाया गया। बेटा बच्चे बच्चे को कहता पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं। तो पता ये लगा कि जनाब एक काम वाली को भी पता होता था कि बाजी डेंगू फैले अजे तो इन्ना तरीके नाल फैलदा जे, उन्ना तरीके नाल उसी खत्म करना है। अज तो घर दी सफाई मेरे जिम्मे। तो पता लगा कचरा उठाने वाला, सफाई कराने वाला भी जब आता था उसको भी पता होता था कि डेंगू किस वजह से फैलता है। इसी तरह जब कोरोना हुआ तो बेटा आपकी रिंगटोन के कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग रखें, फलानी चीज करें, ये चीज करें। बेटा पूरी पूरी कम्युनिटी को साथ लेकर चलना, सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेस को नहीं, पूरी कम्युनिटी की अवेयरनेस करवाना और किसी डिजीज को खत्म कराना क्या कहलाता है? इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, दैट इज आईडीएम। अब आइए पढ़ते हैं बुक में क्या है। इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पर्टिकुलर डिजास्टर डिजीज और ऑल द कॉमन डिजीजेस ऑफ प्लांट्स। लो बेटा, किसी खास प्लांट की डिजीज या फिर तमाम डिजीजेस ऑफ प्लांट्स को खत्म कराना, उसका बाअसर कंट्रोल करना बाय यूजिंग ऑल रेलिवेंट, तमाम रेलिवेंट एंड एप्रोप्रिएट मेथड्स के इस्तेमाल करके उसको कंट्रोल करना, डिजीज कंट्रोल कर लेना, क्या कहलाता है? आईडीएम। सो सच एन अप्रोच ऑफ डिजीज कंट्रोल, इस तरह की अप्रोच को क्या बोलेंगे? इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इसकी तफसील नेक्स्ट टॉपिक में आनी है, जिसका नाम ही डिजीज कंट्रोल होगा। तो डिजीज कंट्रोल में हम आईडीएम इससे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इसकी डेफिनेशन ये याद करें, इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर डिजास्टर्स डिजीज या फिर all the other common diseases of the plant by using all relevant and appropriate methods of disease control. Well, such an approach of the disease control is called integrated disease management, that is IDM. हाय 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 हाय, उफ भाई, इतना इंपॉर्टेंट शॉर्ट मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा जितना ये इंपॉर्टेंट है। What is hydroponic culture technique? अल्लाहु अकबर, बार बार बोर्ड में आएगा। एलसी, केसी, जीसी, वो पीसी, तमाम कॉलेजेस में ये मस्ट आएगा, सारे सीओ में आएगा, यहाँ तक के सीसी में भी आएगा, दैट इज क्रेसेंट कॉलेज में। तो डेफिनेशन आएगी आपको कि डिफाइन हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। तो मेरा बच्चा डेफिनेशन, पुत्र हमने 9th क्लास में पढ़ा था
हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि 9th क्लास में ये पढ़ा था कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम का प्लांट के लिए क्या रोल है, नाइट्रोजन का प्लांट के लिए क्या रोल है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमें मालूम था। एक टेबल्स बने हुए थे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के। आज आपको बताता हूं वो टेबल कैसे बना सकते हैं हम। पुत्र, हम पानी लेंगे बीकर में और उस पानी में हवा के गुजरने का इंतजाम होगा। जिस तरह फिश के एक्वेरियम में साइड पर वो बुलबुले से नहीं निकल रहे होते, हर फिश के एक्वेरियम में वो अंदर से हवा गुजारते हैं, ऐसे पानी को एयरेटेड वाटर कहते हैं, यानी कि वो पानी जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो। हम पुत्र एयरेटेड वाटर के अंदर प्लांट को उगाएंगे और फिर अपनी मर्जी से सारे न्यूट्रिएंट्स डालकर अपनी मर्जी से कोई एक न्यूट्रिएंट नहीं डालेंगे और देखेंगे कि उस प्लांट की ग्रोथ पर क्या असर होता है। और जो भी हमारी ऑब्जर्वेशंस आएंगी हम उसको लिख लेंगे कि जनाब हमने मैग्नीशियम नहीं था दिया तो प्लांट के अंदर क्लोरोफिल की कमी हो गई। तवज्जो है मेरा बच्चा? तो पता ये लगा एरेटेड वाटर के अंदर प्लांट को ग्रो करके ये चेक करना कि कौन सा न्यूट्रिएंट उसके लिए जरूरी है और कौन सा नहीं है, तो कौन से न्यूट्रिएंट से उसको क्या फर्क पड़ता है। Such kind of technique is called hydroponic culture technique. In this technique, the plants are grown in aerated water, that is oxygen wala water, to which जिस पानी में nutrient mineral salts have been added. Nutrient mineral salts have been added. Hydroponic culture technique is used to test whether a certain nutrient is essential for plant or not. दोबारा सुन लें. What do we do in this technique? Well, in this technique, plants are grown in aerated water, oxygen wala pani, to which nutrient mineral salts have been added. So hydroponic culture technique is used to test whether a certain nutrient is essential for plant or not. Next, soil is a complex medium. Soil एक बहुत पेचीदा मीडियम है और ये एक्सपेरिमेंट्स हम सॉइल में नहीं कर सकते। वाई? क्योंकि उसमें से मुकम्मल तौर पर किसी न्यूट्रिएंट को निकालना नामुमकिन है। It is almost impossible to conduct experiments on nutrient requirements of the plants by growing them in soil. इसलिए हम उन्हें पानी में ग्रो करके तो चेक करते हैं कि कौन सा न्यूट्रिएंट जरूरी है कौन सा नहीं। अच्छा बच्चा, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग अभी मुश्किल है, लेकिन आपकी किताब बेटा 13-14 साल पुरानी है, तब मुश्किल थी। अब तो कई लोगों ने इसके प्लांट्स लगाए हुए हैं, वो घर में शेल्फों के अंदर पानियों के अंदर ही सारी सब्जियां उगाकर आगे बेचने। तो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग हाउएवर इज नॉट येट फीजिबल, यानी तब ये फीजिबल नहीं थी। लेकिन याद रखें बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एस्ट्रोनॉट्स may use it for growing vegetables in space, in their spaceships. तो spaceships में ये अपने क्या कर सकते हैं जनाब, अपने जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो बड़े आराम से वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकते हैं किसमें, स्पेस शिप्स में। अब मेरा बच्चा वेरी 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 इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट हमारा आया कि डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। बेटा प्रिजर्वेशन का मतलब होता है हिफाजत। प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? हिफाजत करना। तो फूड की प्रिजर्वेशन, फूड की हिफाजत के नित नए से नए तरीके दिए हैं बायोलॉजी ने। वेल हैव बीन डेवलप्ड फॉर प्रोटेक्टिंग फूड फ्रॉम स्पॉइलेज। तो फूड को स्पॉइलेज से प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट तरीके रोशनास कराए किसने? बायोलॉजी ने। भाई क्यों फूड की प्रोटेक्शन कई को जरूरी है? फूड की प्रोटेक्शन जरूरी है ताकि हम उसको यूज कर सकें वक्फों के साथ, एंड ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट डैमेजिंग इट्स क्वालिटी, और उस फूड की ट्रांसपोर्टेशन कर सकें विदाउट डैमेजिंग इट्स क्वालिटी। वेल
इन्हीं तरीकों में से एक तरीका है पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन जिसका नाम ही लुइस पेस्चर से रखा गया, तो मतलब पेस्चराइजेशन का तरीका किसने दिया? लुइस पेस्चर ने। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कई दफा बोर्ड में आया है कि पेस्चराइजेशन इज यूज्ड फॉर व्हाट? इट इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। इसके साथ ही हमारा आज का अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन इख्तिताम पजीर हुआ।